दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि नए साल से यानी कि साल 2022 से देश में बैंकिंग सेवाएं महंगी होने वाली है। जब लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने वालों पर ज्यादा शुल्क चुकाने होंगे। 1 जनवरी से देश के सभी बैंकों ने एटीएम चार्ज 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। 1 जनवरी से महीने की लिमिट पूरे होने के बाद एटीएम से नकदी निकालने पर हर बार 21 रुपये प्लस जीएसटी चुकाना होगा। यह रकम अब तक 20 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 21 रुपये किया गया है, लेकिन 18% का जीएसटी जोड़े तो अतिरिक्त 3 रुपये 78 पैसे और चुकाने होंगे। इस तरीके से हर निकासी पर आपको लगभग 25 रुपये का शुल्क चुकाना होगा, यानी कि आपकी जेब पर मार पड़ने वाली है अब 2022 से। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया है। जो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब मैं बनारस आया था तब एक विश्वास लेकर आया था, जब विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे कि कैसे होगा, यहाँ मोदी जी जैसे आकर बहुत चले गए। पीएम मोदी ने कहा है कि जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बह रही हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि औरंगजेब ने सभ्यता को तलवार के दम पर कुचलने की कोशिश की है, लेकिन इस देश की मिट्टी पूरी दुनिया से अलग है। अगर यहां औरंगजेब आता है तो फिर शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वे पर्याप्त इतिहास के काले पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़कर अपने गौरव को नई भव्यता दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी पंचायतों में विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें पंचायतों में कई तरह के काम किए जाएंगे। यह खबर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत राज संस्थानों को 15वें वित्त आयोग से 15,018 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें पंचायत की हिस्सेदारी 70%, जबकि पंचायत समिति की 20% और जिला परिषद की हिस्सेदारी 10% की होगी। आपको बता दूं कि 50% पैसों से बुनियादी आवश्यकता जैसे कि स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संरक्षण, स्वास्थ्य केंद्र, सौदा, बस या फिर ऑटो स्टैंड निर्माण, गली नाली की मरम्मत आदि के कार्य में किए जाएंगे। वहीं 50% पैसों पर उपयोग कर्मियों और मजदूरों के वेतन, स्थापना, मद और आधारभूत संरचना के विकास पर किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोविड-19 संकट के कारण स्कूल और शिक्षण संस्थानों के लंबे समय तक बंद रहने का असर पढ़ाई पर भी देखने को मिला है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यूनेस्को और यूनिसेफ के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा तैयार एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। यह रिपोर्ट से पता चलता है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों का हिस्सा 53% था, जो महामारी के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद होने के चलते 70% तक पहुंच सकता है। 21 महीने बाद भी लाखों बच्चों के लिए स्कूल बंद है और अनेक बच्चे ऐसे भी हैं जो अब भी स्कूल नहीं लौट सकते। उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। जब पढ़ाई में कमजोर बच्चों की संख्या में संभावित वृद्धि से इस पीढ़ी के बच्चों और युवाओं की भविष्य की उत्पादकता, कमाई और जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में भाजपा नेता और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मुसलमानों को छांटने की बात कह दी है। जब बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने मथुरा को अपने एजेंडे में बताकर एक बार फिर से काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है जैसे बातों को हवा दे दी है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि काशी में भगवान भोलेनाथ अब मस्जिद से अलग हो गए हैं। सब जगह भोले बाबा ही भोले बाबा नजर आते हैं, मस्जिद नहीं नजर आती है। उन्होंने कहा कि मथुरा भी हमारे एजेंडे में है।
अगर हम हिंदुस्तान में अपने देवी देवताओं को स्थापित ना करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। उन्होंने मुस्लिमों पर भी बड़ा बयान दिया है और विवादित बयान दिया है। मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा है कि एक बात याद रखना, अंग्रेजों ने जो रेजिमेंट बनाई थी उसमें गोरखा बनाई, राजपूत बनाई, मद्रास रेजिमेंट बनाई, जाट रेजिमेंट बनाई और जातियों की रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई, मुसलमान रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई। उस समय तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी एक साथ थे। इस पर कभी विचार किया? अंग्रेजों ने तो बहुत होशियार थे। अंग्रेज जानता था कि कौन क्या है। हम लोग छांटेंगे कि हिंदुस्तान में किसको रहना है, किसको नहीं रहना है। दोस्तों बात करते हैं कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने के मामले में हिंदुस्तान के मुसलमान यानी कि हिंदुस्तान के धर्मगुरुओं को आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। जहां उनका कहना है कि जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों को लेकर बयान जारी होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी बयान आया ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि इस पर कुछ भी बोलना अभी मुनासिब नहीं होगा। अभी हमें इंतजार करना है आधिकारिक ऐलान का। इसी पर लखनऊ के टीला मस्जिद के इमाम मौलाना फजले मन्नान ने कहा है कि वहां के वरिष्ठ धर्मगुरु की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुझे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर अभी हम कोई बयान नहीं दे सकते। जब तक वहां के इस्लामिक धर्मगुरु का ऐसा कोई बयान सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी बोलना अनुचित है। ऐसे में ऐलान का इंतजार करना मुनासिब होगा। दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की हुई चट मंगनी पट बिहा को लेकर लगातार चर्चा है। शादी को लेकर उनके मामा साधु यादव खासा नाराज हैं। इधर इस शादी को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वाकई बहुत बड़ा काम है। इसके लिए तेजस्वी यादव को उन्होंने बधाई भी दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि हमने भी अंतरजातीय विवाह किया था और तेजस्वी यादव ने भी किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तेजस्वी ने हिम्मत करके अंतर धार्मिक शादी की है। अंतर जातीय या फिर अंतर धार्मिक की शादी होती है तो फिर इसको लेकर और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। बिहार सरकार की एक योजना है कि जो लोग अंतर जातीय शादी करते हैं उनको 50,000 का लाभ दिया जाता है। अगर वे यानी कि तेजस्वी आवेदन करे या फिर कोई भी करे तो फिर उसको ये लाभ दिया जाएगा, यानी कि तेजस्वी यादव को 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने यह शादी करके एक मानक बनाया है। आरजेडी के बाकी नेताओं को अनुसरण करना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव के रिसेप्शन में निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के घर में जितनी शादियां हुई है वे हर शादी में गए हैं। इसीलिए निमंत्रण अगर आता है तो फिर निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की रिसेप्शन में शामिल होने के लिए जरूर जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हाजीपुर में आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन की चाय में कीड़ा मिलने से हरकंप मच गया है। इस घटना के बाद विधायक मुकेश रोशन भड़क गए। जब वे यहां सरकारी सर्किट हाउस में ठहरे थे, रविवार शाम यहां उन्हें कर्मचारियों ने चाय पीने के लिए दी। इसी दौरान विधायक की नजर चाय के प्याले में पड़ी तो उसमें कीड़े देखकर वे भड़क गए। जब विधायक ने सर्किट हाउस में मौजूद कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। जी हाँ, उन्होंने यहां तक आशंका जता दी है कि चाय में कीड़ा डालकर जान से मारने की साजिश तो नहीं रची जा रही थी। नाराज विधायक ने सर्किट हाउस में कर्मचारियों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में ईसाई धर्म ग्रंथ को जलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जहां धार्मिक पुस्तकों को जलाने का आरोप दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं पर लगा है। जहां धार्मिक ग्रंथों को जलाए जाने का मामला सामने आने के बाद इससे तनाव बढ़ गया है। जहां कर्नाटक के कोलार जिला में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पिछले एक साल में यहां 38वां हमला है। जहां वहीं दक्षिणपंथी संगठनों ने सफाई दी है कि चर्च के लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धार्मिक किताबों को उस वक्त जलाया गया जब ईसाई समुदाय के लोग कथित तौर पर घर घर जाकर के उपदेश का मिशन चला रहे थे। पुलिस ने अब तक इस सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। खबरों में बताया गया है कि ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि जब घर घर जाकर के उपदेश का मिशन चला रहे थे तब दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका। ईसाई प्रतिनिधियों से कुछ सवाल जवाब भी किए गए। बाद में दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके हाथों से बुकलेट छीनकर उन्हें जला दिया। दोस्तों बात करते हैं कि सीबीएसई के 10वीं क्लास के पहले टर्म के इंग्लिश के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जहां प्रश्नों की लाइनों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इन लाइनों को महिलाओं के खिलाफ बताते हुए सरकार पर करारा हमला किया है। वहीं 11 दिसंबर को हुई इस परीक्षा के पेपर में पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज को लेकर बच्चों के माता पिता और फिर उसके शिक्षाविदों ने भी भारी आलोचना की है। दरअसल पेपर में पूछे गए पैसेज के कुछ लाइनों को लेकर बवाल मचा है। आरोप है कि पैसेज में महिला विरोधी लाइनों
को डाला गया है। जहाँ ये पैसे 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें कहा गया है कि पत्नियों ने पतियों का कहना मानना बंद कर दिया है। यही मुख्य वजह है कि बच्चे और नौकर अनुशासनहीन हो गए हैं। दूसरे लाइन में लिखा गया है कि टीनएजर्स अपने ही दुनिया में रहते हैं, बच्चे और नौकरों को उनकी जगह जरूर बतानी होगी। तीसरी लाइन में लिखा गया है कि स्वतंत्र होती महिलाएं ही समाज की और परिवार की दिक्कतों का कारण बनती है। दोस्तों बात करते हैं कि कभी न कभी नोटों पर बनी तिरछी लाइनों पर आपकी नजर जरूर गई होगी। यह खास बात यह है कि नोट की कीमत के हिसाब से इनकी संख्या घटती बढ़ती है। कभी आपने सोचा है कि इन लकीरों को नोटों पर क्यों बनाया गया है? इन लकीरों से नोट के बारे में काफी अहम जानकारी मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर बनी इन लाइनों का आखिर मतलब क्या है। तो नोटों पर बनी इन लाइनों को ब्लिड मार्क्स कहते हैं। ये ब्लिड मार्क्स खास तौर पर नेत्रहीन के लिए बनाया गया है, यानी कि अंधों के लिए बनाया गया है जो देख नहीं सकते। जहाँ नोट पर बने इन लाइनों को छूने के बाद वे बता सकते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। जहाँ 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर अलग अलग संख्या में लकीरें बनाई गई है। जहाँ यही इनकी कीमत भी बताती है। 100 रुपए के नोट में दोनों तरफ 4-4 लकीरें बनी है। जहाँ 200 रुपए के नोट में दोनों तरफ 4-4 लकीरें हैं, इसके साथ 2-2 जीरो लगे हैं। वही 500 रुपए के नोट में 5 और 2000 रुपए के नोट में दोनों तरफ 7-7 लकीरें बनाई गई है। जहां इन लकीरों की मदद से ही नेत्रहीन यानी कि अंधे लोग इसकी कीमत को समझ पाते हैं कि आखिर ये कितने रुपए के नोट हैं। तो अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं कि आखिर इन नोटों में बनी तस्वीरों का मतलब क्या है। तो 2000 रुपए के नोट के पिछले हिस्से में मंगलयान की फोटो छपी हुई है। ये भारत के मंगल मिशन का हिस्सा है। जब 500 रुपए के नोट में लाल किले की तस्वीर छपी हुई है, वहीं 200 रुपए के नोट के पीछे छपा सांची स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महान सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। ये भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। 100 रुपए के नोट में रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है। यह एक बावड़ी है जो गुजरात के पाटन जिले में है। इसका निर्माण सोलंकी वंश की रानी विद्यामती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में कराया था। जहां इसे यूनेस्को ने साल 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। दोस्तों बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने रविवार को यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया था कि राम मंदिर आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से भी बड़ा आंदोलन था। जब विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के एक बयान में जैन के हवाले से कहा गया है कि 1947 में भारत को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता मिली यानी कि आज़ादी मिली, लेकिन राम मंदिर के आंदोलन से हमें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी मिली। यह स्वतंत्रता संग्राम से भी बड़ा आंदोलन था। उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर ने राम राज्य के युग की यात्रा शुरू कर दी थी और मंदिर के निर्माण के बाद भारत की किस्मत बेहतर होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया है। जब श्रेयसी सिंह ने यह उपलब्धि महिलाओं के डबल ट्रैप स्पर्धा में शामिल की है। इसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने 10 दिन पहले ही गोल्ड मेडल जीता था। राजनीति में आने के बाद बैक टू बैक दूसरे गोल्ड मेडल से बिहार में हर कोई खुश देखा जा रहा है। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी है। वे निशानेबाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने डबल ट्रैप स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था। दोस्तों बात करते हैं कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना सहित देश भर के बैंकों की हड़ताल होने वाली है। इसीलिए अगर बैंक में अगर कोई आपका जरूरी काम है तो आप जल्द से जल्द निपटा लें, यानी कि बुधवार तक सारा काम निपटा लें, वरना फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खबर के अनुसार बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी 16-17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान बैंक में कोई काम नहीं होगा। जब पटना में बैंकों की यूनियन ने दावा किया है कि हड़ताल में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, सहकारिता बैंकों और अन्य बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दो कि बिहार सहित देश भर के बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। जब मंगलवार को यानी कि आज बैंक कर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी अपील करेंगे कि बैंकों को निजी हाथों में ना दे, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ना करें। जब मिली जानकारी के अनुसार 16 और 17 दिसंबर को सभी बैंकों में हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहेगा। वही 18 दिसंबर को बैंक खुलेंगे और 19 दिसंबर को रविवार के कारण फिर से बैंक बंद रहेगा। इसलिए आप बैंक के सारे कामकाज आज और कल निपटा लें। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना सहित पूरे बिहार में आज से तापमान में कमी आने के आसार हैं। जब मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। सीमांचल, मिथिलांचल और पटना का तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को
कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई। इस कारण आने वाले दिनों में उत्तर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दूं कि उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और पर्वतीय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवा के कारण से बिहार के ज्यादातर शहरों में तापमान में कमी आई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान घटकर 9 से 8 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसके बाद लोगों को अलाव की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि आग तापने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं सीमांचल, मिथिलांचल और राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि 21 साल बाद भारत को एक बार फिर से मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। जब भारत के चंडीगढ़ की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी है। आपको बता दो कि साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। जब तब से भारत इस खिताब का इंतजार ही कर रहा था। जब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता इजराइल में आयोजित हुआ, जब फाइनल में हरनाज ने 78 देशों की सुंदरियों को पछाड़ा। आपको बता दो कि हरनाज संधू ने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी। पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू पेशे से एक मॉडल है। और दोस्तों बात करते हैं कि देश में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दूषित होती राजधानी दिल्ली की आबो हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ये हाल सिर्फ राजधानी दिल्ली का ही नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में स्थित यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों का है। बिहार का भी यही हाल है। यहाँ पर स्थित कई इलाकों में AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च इंडिया के अनुसार आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 दर्ज किया गया है। तो आइए जानते हैं कि बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में कैसे पहुंचा। बिहार में वायु प्रदूषण के चलते हालात ठीक नहीं है। यहां पर स्थित भागलपुर में 324 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा बिहार शरीफ के DM कॉलोनी में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। गया के करीमगंज में AQI का स्तर 324 दर्ज किया गया है। दोस्तों बिहार में अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हुई है, उनमें से सबसे बड़ा मामला हाजीपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी यानी कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार शर्मा का है। जी हां, अब तक 10 करोड़ रुपए का DA केस किसी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं बन पाया है। जहां इससे पहले रोहतास के जिला भू अर्जन पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता सबसे ज्यादा DA केस वाले अधिकारी थे, लेकिन अब दीपक कुमार शर्मा के पास उनसे करीब 2.5 गुना ज्यादा संपत्ति मिलने से भ्रष्टाचार के मामले में वे दूसरे पायदान पर चले गए हैं। निगरानी ब्यूरो की टीम जब दीपक कुमार शर्मा के पटना में स्थित अपने आवास पर रेड करने पहुंची तो फिर उनकी पत्नी ने टीम को भरमाने की कोशिश की। उन्होंने कह दिया है कि वे उनका घर नहीं है, ये किराएदार है। असल मकान मालिक नीचे रहते हैं। जब टीम ने नीचे पहुंचकर पूछताछ की तो फिर किराएदार ने सही सूचना दे दी। यह टीम के सदस्य उनके घर के अंदर जाने लगे तो पत्नी ने काफी विरोध किया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि दीपक कुमार शर्मा की पत्नी बिहार शरीफ के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर हैं। ऐसे में उनकी अब तक की कमाई और निवेश जुड़ी तमाम बातों की विस्तार से जांच हो सकती है, ताकि ये पता चल सके कि इनकी काली कमाई में पत्नी की भी हिस्सेदारी है या नहीं। उनकी पत्नी 1994 से पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच बिहार में भी ओमिक्रॉन की आहट ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। रविवार को पूरे बिहार में 23 कोरोना मरीज मिले। इनमें अकेले पटना जिले में 13 नए केस सामने आए। संक्रमित मरीजों में 1 साल का बच्चा और एक डॉक्टर भी शामिल है। 24 घंटे के अंदर मिलने वाले इन मरीजों में सबसे अधिक शहर की AG कॉलोनी के रहने वाले हैं। AG कॉलोनी में सबसे अधिक एक ही घर के 7 मरीज मिले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हर खेत को पानी योजना को लागू हुए लंबा समय बीतने को है, परंतु अभी तक खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। इससे किसानों को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने हर खेत को पानी उपलब्ध कराने की ये योजना 2020 में बनाई। मकसद था कि किसानों को सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाकर उनकी आय को बढ़ाना। यह कार्य तेजी से हो, इसके लिए सरकार ने खेत तक पानी पहुंचाने वाली इस योजना को निश्चय 2 में शामिल किया था। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी और इस योजना के नोडल पदाधिकारी समीर कुमार बताते हैं कि इसके लिए सर्वे हो गया है, आगे की कार्रवाई जारी है।
दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी के बाद उनके मामा साधु यादव भड़क गए हैं, जब वे लगातार लालू परिवार पर हमलावर हैं। साधु यादव को तेज प्रताप यादव ने चैलेंज किया तो फिर रविवार को मामा साधु यादव ने कहा कि कोलकाता और आंध्र प्रदेश से मेरे पास तस्वीरें आ गई है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार सुधर जाए वरना वक्त आने पर सबकी पोल खोलकर रख दूंगा। तेज प्रताप यादव को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जिससे शादी हुई है उसे तो रख नहीं पाए और हमको उपदेश दे रहे हैं। साधु यादव ने लालू परिवार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोलकाता और आंध्र प्रदेश से तस्वीरें आ गई है। पता नहीं कौन सी तस्वीरें हैं, अब साधु यादव ही कह सकते हैं। साधु यादव ने कहा कि सारी फोटो मोबाइल में सेव है। अगर लालू यादव का परिवार नहीं सुधरता है तो फिर ये तस्वीरें सबके सामने में रखूंगा। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को शादी ही करनी थी तो फिर डंके की चोट पर करते, ढोल नगाड़े के साथ विवाह करने में क्या दिक्कत थी। आज मेरे समाज के लोग कह रहे हैं कि आपके भगी ने ये क्या किया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में सबसे बड़ा थोक मछली बाजार बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर एम्स के पास फुलवारी शरीफ में एनएफडीबी के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा विकास योजना के तहत पटना के फुलवारी शरीफ में सबसे बड़ा थोक मछली बाजार बनाया जाएगा। इसमें मछली को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी होगा, साथ ही साथ यहाँ बर्फ और पानी की पूरी सुविधा होगी। आपको बता दूं कि 1 एकड़ जमीन पर यह मछली बाजार बनाया जाएगा। इसके लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बाजार के बनने से मछली व्यापारियों को काफी फायदा होगा। थोक बाजार में मछली की नीलामी के लिए बड़ा हॉल बनाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद जिले में पंचायत चुनाव में एक मुखिया उम्मीदवार ने उसके पक्ष में वोट न देने पर कुछ लोगों के खिलाफ बेहद शर्मनाक कदम उठाया है। आरोपी ने महादलित समुदाय के 2 युवकों से उठक बैठक करवाई और इतने से मन नहीं भरा तो फिर थूक से भी चटवाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। माफ़ी चाहेंगे कि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। ये शर्मनाक घटना जिले के अंबा थाना क्षेत्र के तहत आने वाली डुमरी पंचायत के खरांटी गोला भुइया बिघा का है। यहाँ के पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर एक उम्मीदवार बलवंत कुमार था जिसने इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया है। वही दोनों पीड़ितों की पहचान अनिल कुमार भुइया और मंजीत भुइया के रूप में हुई है। फिलहाल बलवंत कुमार पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग का गजब कारनामा सामने आ रहा है। जहां कुछ दिनों पहले ही बिहार के अरवल जिले में वैक्सीन लेने वालों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों के नाम शामिल थे, वहीं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने सहरसा नौहट्टा पीएचसी से जुड़े वैक्सीनेशन के सोशल साइट वैक्सीन लेने वालों की सूची में कई तरह की गड़बड़ियां उजागर हुई है। जानकारी के अनुसार इस कंप्यूटराइज PDF फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सेलिब्रिटी राखी सावंत, रणवीर कपूर, रानू मंडल, SP लिपि सिंह को 24 अक्टूबर को फर्स्ट डोज देने की बात की है। जैसे ही गड़बड़ियों की सूचना के सामने आई तो लिपापति शुरू भी हो गई। वहीं सूचना वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पुष्टि करने में लग गया है कि ये सूची सही है या फिर किसी स्टाफ ने गलत किया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जब कोई गलत जानकारी दे रहा है, यहाँ का मामला नहीं है, अब तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया है। आपको बता दूं कि सभी नामों के आगे उनके जो मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं सभी नंबर लगभग गलत है। जहां वहीं एक ही मोबाइल नंबर कई नामों के आगे अंकित है। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा में 11वें चरण के मतदान के दौरान बोगस वोट डलवाने के आरोप में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। ईवीएम सहित चुनाव सामग्री को क्षतिग्रस्त करके मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पर हमला कर दिया। मजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, इसमें 4 लोग घायल भी हो गए। घटना कुशेश्वर स्थान प्रखंड के चिगरी सिमराहा पंचायत के चिगरी गाँव में स्थित बूथ संख्या 151 और 152 की है। SSP बाबूराम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि मतदान में लगे पदाधिकारी पुलिस कर्मियों पर हमले, ईवीएम और अन्य चुनावी सामग्रियों को तोड़फोड़ करने के आरोप में मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र चौपाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी मिथिलेश यादव और उसकी पत्नी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए SDPO बिरोल के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि सीवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन का मकबरा बनने में रुकावट की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बताया गया है कि मकबरा बनाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि अब इस मामले में दो अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। इस मामले में साहबुद्दीन परिवार के करीबी माने जाने वाले आरजेडी के दो नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। जी हाँ, आरजेडी नेता हामिद रजा उर्फ डब्लू खान का कहना है कि साहब यानी कि मोहम्मद साहबुद्दीन का भव्य मकबरा बनना चाहिए। वह सिर्फ अक़लियत के नहीं बल्कि पूरे समाज के नेता थे। उनके चाहने वालों ने उनकी याद में मकबरा बनाने के लिए देश के कोने कोने से तरह तरह के पत्थरों का इंतजाम किया है, लेकिन इसमें साजिश के तहत अड़चन पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि उनकी याद में बड़ा मकबरा बनाने की पहल की जाए। अगर सरकार पहल नहीं करती है तो फिर उनके चाहने वाले खुद आगे की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के सगुना मोड़ में स्थित समय हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक ऐसे ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की है जो 1 मिनट में 600 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। ये 120 ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर होगा। इसके लिए ना लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और ना ही किसी केमिकल का प्रयोग किया जाएगा। बस प्राकृतिक हवा से 21% ऑक्सीजन लेकर 95% तक ऑक्सीजन पलक झपकते ही तैयार कर देगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि निजी हॉस्पिटल ने यह बड़ी उपलब्धि यानी कि तैयारी की है जो आपात स्थिति में काफी मददगार साबित होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में विशेष तैयारी चल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोरोना के बेड और संसाधन अत्याधुनिक करने को लेकर आदेश दिया गया है। इसी क्रम में समय हॉस्पिटल ने बड़ी पहल की है। ये प्लांट कोरोना से लेकर सामान्य मरीजों के लिए जीवन रक्षक होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि धन कुबेर बने श्रम परिवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार शर्मा के होश उस वक्त उड़ गए जब घर में रखे 2.25 करोड़ कैश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हाथ लग गया। जब कैश मिलते ही उनके होश फाख्ता हो गए। काली कमाई का उन्हें अफसोस हो ना हो, पर इतनी बड़ी कैश घर में रखने का मलाल जरूर था। तभी तो उन्होंने कहा कि मेरी मती मारी गई थी जो इतना कैश घर में रखा था। निगरानी के अधिकारियों के सामने ही कहा कि सोचा था मेडिकल में बेटी का एडमिशन करवाने में बहुत पैसा लगेगा। जी हाँ, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद शनिवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान जब दीपक कुमार शर्मा के घर 2.25 करोड़ कैश पकड़े गए तो उनके अल्फाज कुछ यही थे। उन्हें ना तो निगरानी की कार्रवाई की उम्मीद थी और न ही घर में इतनी बड़ी राशि की मौजूदगी का डर था, पर छापे पड़ते ही उन्हें समझ में आ गया कि वे किन मुश्किलों में घिर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार शर्मा की तैनाती कैमूर जिले में हुई थी। लंबे समय तक वे मोहनिया स्थित समेकित चेक पोस्ट पर अतिरिक्त प्रभार में रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार प्राथमिकता के आधार पर देसी चिकित्सकों को विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। इसी कड़ी में विभाग ने वर्षों से बंद सरकारी आयुर्वेद चिकित्सा कॉलेज अस्पतालों में पढ़ाई शुरू करने की पहल की है। बंद संस्थान में दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज भी आता है, जहां इस संस्थान में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू करने की प्रयास शुरू हो गए हैं। बंद होने के पहले तक दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज में BS MS की 30 सीटों पर नामांकित होता था, परंतु बाद के दिनों में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन ने इन कॉलेजों की मान्यता शिक्षकों की कमी और फिर आधारभूत संरचना के अभाव में रद्द कर दी। वर्षों से बंद दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से पढ़ाई और इलाज प्रारंभ हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक ओर जहां शिक्षकों की कमी दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है, वहीं मंत्रिमंडल की सहमति के बाद विभाग आधारभूत संरचना विकास के लिए बड़ी रकम जारी करने की प्रक्रिया में है। जब दरभंगा के साथ साथ बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल में 2 नए भवन बनाए जाएंगे। दरभंगा में पढ़ाई शुरू होने के बाद बिहार में 3 संस्थान हो जाएंगे जहां आयुर्वेद की पढ़ाई हो रही है। अभी पटना और बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। दरभंगा के बाद अगले चरण में भागलपुर आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल की मान्यता के प्रयास होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने अक्सर फर्जी टीचरों के बर्खास्त होने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन इस बार मोतिहारी के अलग अलग प्रखंडों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 8 लेखपाल सह IIT सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है। खबर के अनुसार ये सभी लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे थे। DM की इस कार्रवाई से जिले में हरकंप मच गया है। इतना ही नहीं, इन कर्मियों पर राशि रिकवरी करने सहित अगरतर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दूं कि मोतिहारी DM ने जिन 8 कर्मियों को बर्खास्त किया है उनकी बहाली 2019 में हुई थी, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों में असफल रहे एक अभ्यर्थी ने विभाग को आवेदन देकर इनके प्रमाण पत्र को फर्जी करार देते हुए जांच की मांग की थी। सरकार के आदेश के बाद इन कर्मियों के प्रमाण पत्र को जांच किया गया, जिसमें ये सब फर्जी पाए गए, जिसके बाद इन कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है।
क्योंकि एसबीआई बैंक रिक्वायरमेंट 2022 के तहत एसबीआई ने 7026 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। बैंकिंग जॉब के लिए जारी नोटिफिकेशन में एसबीआई ने ग्रेजुएट महिला पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए गाइडलाइंस दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने संपूर्ण भारत के ग्रेजुएट पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। एसबीआई बैंक भर्ती 2022 के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से एसबीआई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एसबीआई कैरियर नोटिफिकेशन से जुड़े पदों की संख्या, विभागीय अधिसूचना, आवेदन प्रक्रिया, चयनित प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, अंतिम तिथि एवं अन्य जानकारी एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत के विभाजन को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती बताते हुए दावा किया है कि इसका नुकसान सिर्फ कश्मीरियों को नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ा। भारत के विभाजन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। इसका नुकसान सिर्फ कश्मीरियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर ये मुल्क एक होता तो फिर ताकत भी रहती, मुश्किलें भी नहीं पैदा होती और देश में भाईचारा भी रहता। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और वाराणसी में आयोजित भव्य कार्यक्रम पर मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुबारक हो, ये अच्छी बात है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे धर्मों का भी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वे सिर्फ एक धर्म के नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के प्रधानमंत्री है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं और सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यूपी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका तय करने के लिए नया कार्ड खेला है। ओवैसी ने अखिलेश से पूछा है कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर क्या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि दूध मलाई सब तुमने खाया और जेल में आजम खान है। कोई बताए कि अखिलेश और मोदी का क्या रिश्ता है, अखिलेश यादव से इतनी मोहब्बत क्यों है, मोदी की सीबीआई सिर्फ मुस्लिमों के पीछे क्यों भागती है। यूपी की अगली सरकार में मुसलमानों का डिप्टी सीएम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस बात की परवाह न करें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव जीतती है तो फिर क्या इसके प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम डिप्टी सीएम नियुक्त करेंगे, यानी कि मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव में पूजा अर्चना के बाद क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट पहुंचे, जहां उनके साथ क्रूज पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ललिता घाट पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की, जहां स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फूलों की पंखुड़ियों की बौछार और मोदी मोदी नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रूज पर सवार होकर के खिड़कियां घाट से ललिता घाट पहुंचे। दोस्तों अब बात करते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदू और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि व्यक्ति और व्यक्तित्व एक ही है। अब बोलोगे कि व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है, ए बावले इतना तो पढ़ लेना चाहिए, इतना बावला भी नहीं होना चाहिए। ये बात बाबा रामदेव ने कही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि ये तो अक्षर बोध है, संस्कृति और भारतीयता का बोध तो बहुत बड़ा विषय है, यह केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उनकी तरफ से हमेशा कहा जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और जेनुआ पहनता हूँ, लेकिन मेरी जेनुआ और उनकी जेनुआ में अंतर है। उन्होंने कहा है कि हिंदू एक संस्कृति है और संस्कृति का बोध ही हिंदुत्व है। बाबा रामदेव ने कहा है कि सनातन का अर्थ है जो सदा से ही चला आ रहा है। रामदेव ने कहा है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों को एक धारा के प्रवाह में चलना चाहिए। इस वीडियो को एंकर अमन चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनामिका डुबे नाम की ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है कि राहुल गांधी के लिए यह परफेक्ट रिप्लाई है। स्त्रीत्व, ईश्वर, ईश्वरत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व। अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है। अब बावड़े थोड़ा बहुत तो इतना तो भाई इतना तो पढ़ लेना चाहिए। देखो आदमी को इतना बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जिसको कहते हैं ये इतना, ये तो अक्षर बोध है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।